हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ अगर मैं कहूं कि भारत के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसकी मिडिल क्लास क्राइसिस है तो आपको कैसा लगेगा? आप बताइए कि क्या मिडिल क्लास एक चौतरफा एक चक्रव्यूह में नहीं फंस चुका, जहां पे एक साइड में इन्फ्लेशन आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग को डेली बेसिस पे बढ़ाती जा रही है। मिडिल क्लास टैक्स, चाहे जीएसटी हो, डायरेक्ट टैक्सेशन हो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, किसी भी तरीके से आप टैक्सेशन के वेब में फंसे हुए हैं। साइमल्टेनियसली आप हाइक मांगने जाएं, आप प्रमोशन मांगने जाएं, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आपको इजीली रिप्लेस कर लेंगे। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम में एक फ्रीबी कल्चर जो भारत में प्रेवलेंट हो चुका है, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर स्टेट गवर्नमेंट वो कोशिश करती है कि भाई किसी भी तरीके से फ्रीबी दे के वोट मिल जाए। एक ऐसा भारत जहां पे आपको कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, एक साइड में बिलियनियर्स वो भारत में बढ़ते जा रहे हैं, दूसरे साइड में मिलियनियर्स भारत को छोड़ रहे हैं। एक साइड में आपको दिखेगा इंजीनियरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे साइड में आपको दिखेगा कि टॉप आईआईटीएंस वो भारत को छोड़ के अमेरिका और चाइना को डेवलप कर रहे हैं। और उसी के बीच में आपको एक और कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। ये वीडियो हो गई है वायरल, ये पर्टिकुलर पानीपुरी वेंडर एक साल में 40 लाख रुपए का रेवेन्यू करता है। और दोस्तों, ये कैश कंपोनेंट नहीं है, ये तो गूगल पे, फोन पे के ट्रांजैक्शंस है। और इसीलिए तमिलनाडु से मिल जाता है इस एक टैक्स नोटिस कि भाई समन आपको भेजा जा रहा है, आप इन पर्सन डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइए। चलिए कुछ कॉन्ट्रास्ट देखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे इन्फ्लेशन हमारी, और मैंने इसको सिस्टमैटिकली एनालाइज करने की कोशिश की कि मान लीजिए मेरी सैलरी 25,000 है, मेरी सैलरी 50,000 है, मैं किसी भी तरीके से फाइट करके क्या एक टॉप सिटी, इंडिया की टॉप सिटी में रह सकता हूं? तो एक साइड में हमें दिखेगा कि भाई बिलियनियर कैपिटल वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली, 185 बिलियनियर्स। वहीं पे आपको दिखेगा कि बिलियनियर राज तो आ रहा है, साइमल्टेनियसली फ्री भी राज आ रहा है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई इकोनॉमिक्स मैटर नहीं करता, कोई सोशल इंडिकेटर मैटर नहीं करता। सिंपल सा एजेंडा है, सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम वोटर्स को अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करिए और इस बार का वोट ले जाइए। और फिर सरकार को यह बार बार रोल बैक क्यों करना पड़ता है? कभी वो कैरामल पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगाती है, फिर बोलती है पीवीआर में कैरामल पॉपकॉर्न खाओगे तो 5% लगेगा। और उसी टाइम में अगर आप मिलियनियर्स की लिस्ट देखें, देखिए बिलियनियर की लिस्ट में तो हम थर्ड पे हैं, बट मिलियनियर की लिस्ट पे हम 14 नंबर पे हैं। इसका मतलब ये जो मिडिल क्लास है, ये जो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है, जो कि लेट्स से 3 लाख रुपए से शुरू करता है अपनी इनकम्स और 3 लाख रुपए से धीरे धीरे मिलियनियर और फाइनली बिलियनियर बनना चाहता है, तो कहीं ना कहीं एक गैप है जहां पे लोग बहुत डिफिकल्टी से मिलियनियर बन रहे हैं। और मिलियनियर से बिलियनियर बनना इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, बहुत सारी हर्डल्स हैं। साइमल्टेनियसली आपको समझ आएगा कि जो रिच इंडियंस हैं, जिसने भी भाई $1 मिलियन कमा लिए, वो भारत छोड़कर दुबई, यूएई, अबू धाबी, कहीं पे भी जाके सेटल हो जाएगा। और ये सब नहीं हुआ तो अपनी फैमिली को लेके आयरलैंड या फिर अपने बच्चों को आयरलैंड भेजना शुरू करेगा, यूके भेजना शुरू करेगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। साइमल्टेनियसली इंडियन स्टूडेंट्स वो कंटिन्यूसली इमिग्रेट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं अच्छी एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। और सिर्फ एजुकेशन एक कारण नहीं है, हमारी सिटीज चोक्ड हैं, हमारे जो ड्रेन्स हैं वो पुराने हैं। हर हमारी सिटी जो है वो जब भी बारिश का पानी आता है तो फ्लडिंग हो जाती है। साइमल्टेनियसली अगर बच्चे जॉब ढूंढने जाते हैं तो उन्हें अगर जॉब मिल भी जाए तो जॉब की जो फर्स्ट पेमेंट होती है, फर्स्ट सैलरीज होती है, वो मीगर अमाउंट्स की होती है, उसे आप जरूर देखेंगे। और वहीं पे प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि भाई मिडिल क्लास के बच्चे बाहर जा रहे हैं और इसके कारण एक इमोशनल ट्रॉमा में रहते हैं, एक फाइनेंशियल ट्रॉमा में रहते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे एसबीआई से लोन उठा के बाहर जा रहे हैं। उसी टाइम में अ थर्ड ऑफ इंडियाज मोस्ट सॉट आफ्टर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स लीव द कंट्री। अब 1/3 जाएं या ना जाएं, बट मैं आपको ये क्लैरिटी से कह सकता हूं कि 50% ऑफ आईआईटीएंस आर वर्किंग फॉर नॉन इंडियन कंपनी। सही सुना, या तो वो अब्रॉड जाके काम करते हैं या वो तो रिमोट लोकेशन से, हो सकता है हैदराबाद, बेंगलुरु, या फिर अपने घर उत्तराखंड में बैठ के अपना काम कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिवली वो इंडिया में ही बेंगलोर, हैदराबाद में जाके इन मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, इनके फॉरेन ऑफिसेज के लिए काम करते हैं। तो एसेंशियली हम इनको इंडिया के लिए यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। उसी टाइम में मिडिल क्लास जो है, जो एसेंशियली इनकम टैक्स पेयर्स हैं, ये इनकम टैक्स पेयर्स सडनली कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स देना शुरू कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिडिल क्लास को कितना दबाया जाएगा। और देखिए मोहनदास पाई ये कहते हैं कि भाई देखिए लॉन्ग सफरिंग मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स, इनके लिए कुछ करिए भैया, इनको किसी भी तरीके से सॉर्ट आउट करिए, जहां पे सीईओज, को-फाउंडर्स, फाउंडर्स सबकी सैलरी, और मैं कहूंगा कि टॉप मैनेजमेंट की सैलरी है, डायरेक्टर्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, तो वीपीएस की सैलरी हर साल डबल हो रही है, 2x 3x, वो एक्सेस में बात कर रहे हैं। जबकि जो लो एंड एम्प्लॉयज हैं, मैं कहूंगा लो एंड नहीं, एंट्रेंट के लेवल पे सैलरीज आर फ्लैट। और आप देखिए, आप इमेजिन करिए कि मैं आपको बताता हूं कि भाई देखिए
भारत ग्रो करेगा 10% से या 12% से, नॉमिनल ग्रोथ कह रहा हूं, इन्फ्लेशन से एडजस्ट करिएगा, मतलब 5% माइनस कर दीजिए तो भारत ग्रो करेगा 6, 6.5, 7% से। और उसके बाद मैं आपको बोलूं कि भारत 7% से ग्रो करेगा और आपकी सैलरी 9% से ग्रो करेगी, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि बहुत बहुत बार इसमें हम इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करते, तो सैलरी हाइक कह देते हैं ऑन द बेस अमाउंट, मतलब 3 लाख से 9% बढ़ेगा, बट इसी टाइम में इन्फ्लेशन भी 5 से 6% बढ़ चुका है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जंप 182%, तो 10 साल में डबल हो रहा है सब कुछ। जीएसटी कलेक्शन को देख लीजिए, 2017-18 7 लाख करोड़, 2023-24 20 लाख करोड़, 3 टाइम्स। बजट को देखिए आप, 2014 में 16 लाख करोड़ से 2024 तक 45 लाख करोड़, मल्टीपल्स में चल रहे हैं। तो बजट ग्रो कर रहा है, जीएसटी ग्रो कर रहा है, इनकम टैक्स ग्रो कर रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स ग्रो कर रहा है, सीईओज की सैलरी ग्रो कर रही है। उसी टाइम में निफ्टी भी डबल हो चुका है, निफ्टी 96% डबल हो चुका है लास्ट 5 ईयर्स। इन्फोसिस 159% का ग्रोथ दिखा चुका है, अंबुजा सीमेंट 169, टाटा मोटर्स ये तो भाई 300 350% तक ग्रो कर चुका है। अगर अभी का रीसेंट एडजस्टमेंट आप नहीं देखेंगे तो 350% के ऊपर था। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम में आप इन्फ्लेशन की मार में है, 5 से 6% की इन्फ्लेशन की मार में है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है भारत में रहने का। कॉस्ट ऑफ लिविंग मैं कहूंगा हेल्थ के कॉस्ट एज इन, आपको यह पता है कि हर मिडिल क्लास के पास आज कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। आप जब भी आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि हाँ, हम भारत को कवर कर रहे हैं, बट जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, जो मिडिल क्लास है, जो जाके माइग्रेट करके किसी सिटी में काम कर रहा है, उसके पास हेल्थ केयर का कोई सोल्यूशन नहीं है प्राइवेट सेक्टर के अलावा, और उसके पास वो सेविंग्स नहीं है कि वो जाके हर बार टॉप टियर जैसे अपोलो, फोर्टिस यहां पे जाके अपना इलाज करा सके। तो एसेंशियली वो फंस जाता है इसमें एक डेट साइकिल में। उसी टाइम में एजुकेशन में गलती से अगर आपने अपनी फैमिली पाल ली, आपके बच्चे हो गए, आपको उनको पढ़ाना पड़ा, तो आप प्राइवेट एजुकेशन जाएंगे। सिटीज हमारी चोक्ड है, तो आपके हेल्थ के ऊपर क्राइसिस है ही, उसके ऊपर से चारों तरफ से टैक्सेशन की मार। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप मेरे को कहीं पे भी कोई भी आपको अगर डाउट होता है, कोई आपको क्वेश्चन पूछना है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मिल सकते हैं, आप मेरे को मैसेज करिए। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो मेरे से लिंक्डइन में कनेक्ट हो सकते हैं, और वीडियोस की अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फाउंडेशन बैच करोल बाग में। उसी टाइम में दिल्ली के मुखर्जी नगर में आपको हिंदी बैचेस मिलेंगे, और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आपको बैचेस 6 जनवरी से शुरू होते हुए देखेंगे, और बिहार के पटना में बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सीसैट सब कुछ इंटीग्रेट करके आपको सिविल सर्विसेज की एक प्रिपरेशन कराई जाएगी। चलिए इमेजिन करते हैं कि आपकी नौकरी 25,000 रुपए की है, हम ज्वाइन करते हैं एज IT प्रोफेशनल्स, या हम किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं एज फ्रेशर्स, तो हमारी सैलरी है 25,000 रुपए। 25,000 रुपए को अवेल करने के लिए, 25,000 तक पहुंचने के लिए आप डेफिनेटली इंजीनियरिंग, मेडिसिन कहीं तो गए होंगे, और उसके लिए आपने लिया होगा एजुकेशन लोन, और जैसे ही आप आ जाते हैं, जॉब में आते हैं, आपको एजुकेशन लोन की EMI देना शुरू करनी है, मतलब 5 से 10,000 रुपए पर मंथ। उसी टाइम में आप रेंट, अब देखिए जब आप जॉब कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मैं जाके रेलवे की पटरी पे सोऊंगा, क्योंकि आप ऑफिस में जा रहे हैं, आपको टाइम पे जाना है, आपको अच्छे से नहाना धोना है, आपको अच्छे से खाना है, क्योंकि आपको अपना ध्यान भी रखना है। सो यहां पे मेरा फर्स्ट अजम्पशन ये है कि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप अच्छे से कमा भी रहे हैं, अच्छे से काम भी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी मैं लिविंग एक्सपेंस एक बार ट्राई करता हूं कि कैसे हमारी लिविंग एक्सपेंस जाती है। तो रेंट में 7,500 रुपए पे आपको शेयरिंग मिल जाएगा, कहीं कहीं पे शेयरिंग आपको 10-10 हज़ार पे मिलेगा। अब डिपेंड करता है सिटी के ऊपर, मुंबई जैसी जगह पे हो सकता है ट्रिपल शेयरिंग हो सकता है दिल्ली में आपको डुअल शेयरिंग में मिल जाए, नोएडा में आपको डुअल शेयरिंग में मिल जाए, कुछ कुछ जगह ग्रेटर नोएडा आप चले जाएंगे तो आपको 10,000 में सिंगल रूम भी मिल सकता है ना। उसी टाइम में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं फ्रेशर हैं, हम किसी नई सिटी में गए, हम माइग्रेट करके गए हैं, अपनी फैमिली से दूर जा चुके हैं, उसका कॉस्ट तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, वो इमोशनल ट्रॉमा जो रहता है। इसके बाद देखिए जब आप काम करते हैं तो आपको टेक चाहिए होता है, आपको कोई भी एक सिंपल सा मोबाइल वगैरह चाहिए होगा, आपको iPad चाहिए होंगे, आपको कुछ ना कुछ गैजेट चाहिए होगा अपना काम करने के लिए। और नेचुरल सी बात है, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि ये शौक है, इसमें बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक मैकबुक है, एक लैपटॉप है, आपकी बेसिक नेसेसिटी बन जाती है ना, मेजॉरिटी ऑफ यू विल बी गेटिंग इट फ्रॉम द कंपनी, बट कुछ तो ऐसे गैजेट होंगे जो आपके अपने होंगे, खुद के होंगे। अच्छा, क्या आप एक अच्छा खाना, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे? तो नेचुरल सी बात है कि बचपन से मम्मा तो दूध पिला रही थी, बचपन से जब आप घर पे थे हर दिन आप दूध पी रहे थे, तो अब बाहर आके आप जॉब कर रहे हैं, अब तो आप दूध पियेंगे, हर दिन 1 लीटर दूध पियेंगे, 1,800 रुपये इसमें चले गए। फ्रूट्स, क्या फ्रूट्स, वेजीज, क्या एक बैलेंस डाइट लेंगे? मैं बस एक ही अजम्पशन कर रहा हूं कि हम मिडिल क्लास हैं और हम नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, नो लग्जरी,
ठीक है। तो क्या आप फ्रूट्स पे 3,000 रुपये मतलब 100 रुपये हर दिन के, और आप प्राइसेस देखिए, मैंने इसलिए प्राइसेस भी रख लिए, पोमेग्रेनेट 300 रुपये का, भाई मैंगो 100 रुपये का, हर चीज़ आपको 100 रुपये से नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए मान लीजिए वेजीज आधा किलो ही कंज्यूम करते हैं, 50 रुपये का लगा दिया तो 1500। सो आप देखिए फ्रूट्स एंड वेजीज का पर पर्सन कॉस्ट इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी अकेले ही 4,500 रुपये है। रिमेंबर कि आप इसके ऊपर दूध भी पी रहे हैं, इसके ऊपर अंडे खा रहे हैं, इसके ऊपर आप मीट खा रहे हैं, आप पनीर खा रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स। बट वो ग्रोसरीज जिनके ऊपर जीएसटी लगता है उनका क्या, वो ग्रोसरीज, चाय, कॉफी, वो सब कुछ। और मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हम खुद खाना बना रहे हैं। इफ समबडी इज हेल्पिंग यू तो वो नेचुरल सी बात है कि वो पैसे लेंगी। बट इसमें आप बोलेंगे कि सर मैं तो टिफिन से खाता हूं। तो अगर आप टिफिन से खाते हैं तो कॉलेज में हम टिफिन से खाते थे। जब आप जॉब करेंगे तो क्या आप अपने, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 6 डेज काम कर रहे हैं, और अगर नारायण मूर्ति की बात मान ले तो आपको 70 घंटे काम करना है, तो आपको अपने आप को फिट एजाइल रखना पड़ेगा। आप अपने बेस्ट ऑफ यूथ में हैं, आप कमाना शुरू कर चुके हैं, तो क्या आप जिम करेंगे? कहीं ना कहीं आप किसी फिटनेस पे काम करेंगे। हो सकता है प्रोटीन सोर्स ले लें। उसके बाद कुछ बच्चे वेज प्रेफर करेंगे, कुछ पनीर खाएंगे बच्चे, कुछ बच्चे नॉन वेज खाएंगे, एग खाएंगे, चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, राइट। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन, ये तो हम भूल ही गए थे। सब्सक्रिप्शन मतलब चाहे आपका इंटरनेट का बिल हो, आपका मोबाइल का बिल हो, वाईफाई का बिल हो, ये भी ऐड हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन मान लीजिए मैक्सिमम हम 1,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपने क्या खर्च किया और क्या बचाया? तो अभी आपकी सेविंग्स फिलहाल नील चल रही है, इन्वेस्टमेंट नील चल रहा है, आप फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों बताया आपको? क्योंकि इतने में ही आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग है किसी भी टॉप सिटी में, वो ऑलरेडी 31,000 तक पहुंच चुका है। मतलब इसको अगर मैं राशन करूं, काटना शुरू करूं, अपने खर्चे काटना शुरू करूं, तो भी मैं जाके कहीं ना कहीं 24,000 पे रुक जाऊंगा। और आप एक चीज तो भूल ही गए कि इस 25,000 की सैलरी में ऐसा भी हो सकता है कि 10% टीडीएस कट के आ रहा हो, ठीक है। फॉर सेफर पर्पसेस हम मानते हैं टीडीएस कटने के बाद, सारे अलाउंस वगैरह कटने के बाद हमारे हाथ में 25,000 रुपये आ रहे थे। अच्छा, अब मैं बोलूं कि आपने जितनी एक्सपेंडिचर की, खर्चा कर दिया ना आपने पूरा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी 25,000 कमा रहे थे, आपने 31,000 का खर्चा किया, ठीक है। तो 31,000 के हिसाब से हम एक फ्लैट रेट मान लेते हैं जीएसटी का, 12%, 15%, तो उसमें लगभग आप 57,000 रुपीज ऑलरेडी आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन को दे चुके हैं। अच्छा, डेफिसिट क्या रहा? डेफिसिट रहा जितने भी पैसे आपने कहीं से उधार लिए, या आपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया, या आपने डेट को यूज़ किया, आपने ईएमआईज़ को यूज़ किया, तो कहीं ना कहीं आपने डेफिसिट फाइनेंसिंग से अपना काम चलाया है। मतलब आपके पास 25,000 थे, आप खर्च 32,000 कर रहे हो, या मान लीजिए आपके पास 25,000 रुपये थे और आप 24,000 खर्च कर रहे हो, तो भी हो सकता है कि आपने कोई गैजेट ले लिया हो, कोई चीज़ ईएमआई पे ले ली हो, तो डेफिसिट कहीं ना कहीं आपके ऊपर होगा, और डेफिसिट लगभग 50,000 का आपके ऊपर ऑलरेडी चढ़ चुका है। चलिए मैं मानता हूं कि हम बहुत एस्पिरेशनल हैं, ठीक है। तो हम बैंगलोर गए थे, हम दिल्ली गए थे, हम पूना गए थे या नोएडा गए थे, और हमारी बहुत अच्छी जॉब लग गई थी। बट अब क्योंकि हमारी सैलरी हाइक नहीं हो रही 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, और नेचुरल सी बात है आप कोशिश करेंगे कि आपकी पहली जॉब है तो 1 साल के बाद आप एक स्विच ट्राई करें। तो आप चारों तरफ जाते हैं, और जाने के बाद आपको मिल जाती है फ्लैट सैलरी 2x, आप सीधा 25 से 50,000 रुपये। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे? अब भाई मैंने 1 साल सेविंग नहीं की, पीजी वाली आंटी ने परेशान किया, रेंट के लिए परेशान किया, ग्रोसरी शॉपिंग में जो आंटी आके खाना बनाती थी उन्होंने परेशान किया, इतने पैसे नहीं रहते थे, बहुत सारी चीज़ों पे कटिंग करते थे। तो सबसे पहला काम क्या किया भाई? अपना एक तरीके से इमरजेंसी फंड बना लिया सेविंग्स के नाम पे। और मैं कहूँगा मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, हम सारे मिडिल क्लास के लोग, हम सेविंग्स को इमरजेंसी फंड की तरह ही रखते हैं कि भाई जितना बच सकता है बचा लो, कभी कोई देयर बी सम डूम्सडे के दिन यूज़ करेंगे, जैसे कि कोविड में सब ने अपनी सेविंग्स में डिप करना शुरू किया। अच्छा, इसके बाद आपने अब तक फाइनेंस की बड़ी सारी वीडियो देख ली होंगी, तो बड़े सारे हमारे ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने सबने बताया है कि भाई देखिए इन्वेस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा। मैंने भी आपकी तरह ही सीखा था, तो अब हम भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने इतने तरीके बता दिए हैं इन्वेस्टमेंट करने के कि भाई म्यूचुअल फंड में डाल दो, निफ्टी 50 में डाल दो, इस स्टॉक को खरीद लो, फ्यूचर्स ऑप्शंस कर लो, और अगर फ्यूचर्स ऑप्शन में पड़ गए तो छोड़िए, जॉब वॉब छोड़िए, आप तो फंस गए, ठीक है। आप यू विल गो बैंकरप्ट, ठीक है, इसी पॉइंट ऑफ टाइम। बट जस्ट इन केस आप सेफ आदमी हैं, आप एफडी कर रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं, निफ्टी 50 में लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, ईएलएसएस में लगा रहे हैं, किसी भी तरीके से आप लगा रहे हैं, 5,000 रुपये आपने लगा दिए। अच्छा, क्या आपने मम्मी पापा को अपने ओल्ड एज में सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर एज अ प्राउड इंडिविजुअल ऑफ योर फैमिली कि आपने पूरी फैमिली को सपोर्ट करना नहीं शुरू करेंगे? चलिए 5,000 हम फैमिली को भी सपोर्ट कर देते हैं। और ये वो टाइम आता है जब ऐसा लगता है यार हम जॉब भी कर रहे हैं, या अपनी थोड़ी, अब बहुत हम बस पे ट्रैवल किए, बहुत मेट्रो पे ट्रैवल किए, एक अगर बाइक होती, ठीक है, ऑफिस के पास में तो इतना रहता नहीं हो, तो बाइक से अगर जाएंगे
जाएं तो बड़ा मजा आएगा। कॉलेज का सपना था पहली अपनी बाइक ले लेते हैं। तो जैसे ही आप बाइक लेते हैं 5,000 की तो ईएमआई लगेगी ना, 5,000 की ईएमआई लगेगी, रॉयल एनफील्ड ही लेंगे। उसके बाद 3,000 का मान लीजिए आप पेट्रोल लग जाता है। उसके बाद कभी कभी आपको शौक होगा कि यार देखो फर्स्ट ईयर है ना, मैंने स्लॉग किया 70 घंटे वाली चीज़ की, ठीक है, मैं सीईओ तो बन नहीं पाया, तो एक काम करते हैं हम थोड़ा ट्रैवल करना शुरू करते हैं। 2-4 दोस्त हो गए हैं बैंगलोर में, तो हम घूमना शुरू करते हैं। तो बेसिक मैं आपको कह रहा हूँ, और मैं बहुत मिनिमल कॉस्ट लगा रहा हूँ ट्रैवल में। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप 4 दोस्त भी जा रहे हैं साथ में, ठीक है, तो एंड इन प्लेसेस, मतलब इन हॉट स्पॉट्स, आपको आराम से कोई होटल जिसमें आप रह रहे हैं 4 दोस्त या 2 दोस्त एक कमरे में रह रहे हैं, तो एक कमरे का रेंट आपको 3,500 लग सकता है, ठीक है, और उसमें 2 लोग रह रहे हैं, तो आप समझिए कि आप 2 दिन कहीं ट्रैवल ही करते हैं, तो आपके तो सिर्फ रहने में उतना खर्चा चले गया। बट मैं आपको रियल कॉस्ट ऑफ ट्रैवल बताऊंगा। आप किसी भी जगह जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पर पर्सन 15,000 रुपये बेसिक खर्च होते हैं, अगर आप ज़्यादा फैले नहीं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आप आपको स्पेशल वन मिल चुकी है, या आप किसी को परस्यू कर रहे हो, आप डेट करने की कोशिश करो, तो आप आउटिंग पे जाओगे, वीकेंड्स पे जाओगे। आप वो सब भी नहीं कर रहे तो अपने दोस्तों के साथ जाओगे, कोई गेमिंग करने जाएगा। देयर सो मेनी फन एक्टिविटीज़, राइट, जिसके लिए रेस्टोरेंट्स, लाउंजेस, पब्स, बार्स वो खुले हुए हैं, ठीक है, जहाँ पीपल गो क्रेजी, जहाँ उनको ये याद, वो भूल जाते हैं कि उनकी सैलरी क्या है, वो स्वाइप कर देते हैं कार्ड, और आउटिंग में मान लेते हैं कि आपने रैशनली खर्च किए 4,000 रुपये 4 आउटिंग पे। और यहाँ पे मैं ये भी मान रहा हूँ कि आप इतने रैशनल आदमी हैं कि आप सिर्फ आउटिंग कर रहे हैं या सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी तो नहीं है, हम तो 70 घंटे काम कर रहे हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है बहुत सारे बच्चों में ये बैड हैबिट्स भी हैं, मैं बिल्कुल मना करूँगा आपको इन बैड हैबिट्स के चक्कर में पड़ने के लिए। बट इसके बाद एक बार हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, और जब आप टोटल कॉस्ट ऑफ लाइफ अब देखेंगे तो ये 61,800 पहुंच गया। अब भाई एजुकेशन लोन तो अभी भी देंगे ना, रेंट तो देना ही पड़ेगा, और गलती से अगर आपने ये सोच लिया कि भाई अब मेरी सैलरी बढ़ गई है, अब मैं काम करता हूँ कि मैं मतलब हर तीसरे दिन मैं पनीर खा रहा हूँ या हर दूसरे दिन पनीर खा रहा हूँ, अब मैं ना हर दिन एक ना एक बढ़िया प्रोटीन सोर्स खाऊंगा। किसी दिन मैं फिश खाऊंगा, किसी दिन मैं एग खाऊंगा, एग तो मैं ब्रेकफास्ट में ही खाऊंगा हर दिन। तो ऐसे करके अगर आपने अपना सर्कुलेशन बना लिया कि चिकन, फिश है ना, क्रैब, ऑयस्टर, आपने कुछ भी थोड़ा सा भी शौक पाल लिया, या वो छोड़िए, आपने ये सोचा कि मम्मी पापा कभी भी आ सकते हैं आपसे मिलने, तो एक काम करते हैं कि भाई थोड़ा बड़ा रूम ले लेते हैं, या फिर आपकी बेटर हाफ मिल चुकी है, तो आपने सोचा कि यार देखो हम साथ में ही हैंग आउट करते हैं जब भी हमारे पास टाइम होता है, तो एक थोड़ा बड़ा सा अकोमोडेशन ले लेते हैं, ये ऐसे शेयर्ड में नहीं रह सकते, तो तुरंत आपका कॉस्ट वहीं पे बढ़ता जाता है, और फिर से आप उस बजट डेफिसिट के साइकिल में फंस जाते हैं। बजट डेफिसिट अब हो गया 1,32,000 रुपये, और जीएसटी अब 1,10,000 रुपये हो चुका है, क्योंकि आपकी एक्सपेंसेस तो चल ही रही है ना, सेविंग्स किया, इन्वेस्टमेंट किया, और मैं कह रहा हूँ इसको एक फ्लैट मान लीजिए, फ्लैट इनडायरेक्ट टैक्स। कभी आप इस पे कैपिटल्स गेंस देंगे, कभी कुछ देंगे, बट कुल मिला के आप कहीं पे भी कुछ भी खर्च कर रहे हैं। इवन मैं अपने घर भेजता हूँ, मान लीजिए माता को मैं अपने 10,000 रुपये भेजता हूँ, मेरी माता भी जाके मान लीजिए उससे ग्रोसरी खरीद लेती है, या उस पे जाके कैपिटल गेंस दे आती है 10,000 रुपये पे कुछ इन्वेस्ट करके और फिर कुछ प्रॉफिट बना के। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, इवेंचुअली कहीं ना कहीं हम टैक्स वापस से दे रहे हैं। और जनरली हम अगर अपनी फैमिली के पास पैसा भेजते हैं तो वो किस लिए, घर खर्ची के लिए भेजते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने पैसा भेजा वो घर में कुबेर का धन बन गया, घर उससे चलता है, जैसे आपके पिताजी चलाते थे वैसे ही आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, इवेंचुअली वो भी खर्च होगा। जब वो खर्च होगा तो क्या उस पर जीएसटी नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो नेचुरल सी बात है, आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, एक तो आप डेफिसिट में चल रहे हैं जैसे भारत सरकार चलती है, उसके ऊपर से आपके ऊपर टैक्सेशन है। और अगर आप यहाँ पे देखें कि यार इसके अलावा इनकम टैक्स भी तो होता है, तो चलिए मान लेते हैं कि आपने 50,000 की सैलरी की थी ना, मान लेते हैं, बहुत अच्छी कहानी में मान रहा हूँ, मान लेते हैं कि आपके ऊपर आप बहुत ही एकदम एथिकल आदमी हो और आप 15,000 रुपये की फ्लैट इनकम टैक्स दे देते हो। आप ओल्ड स्कीम में नहीं जाते, आप कोई भी टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग नहीं करते जिस तरीके से इंडिया के बिलियनर्स करते हैं। अगर आप वैसे नहीं कर रहे, इफ़ यू आर नॉट स्मार्ट इनफ, तो हम 15,000 रुपये इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो आप 20% टैक्स दे रहे हैं। कितना? 20% टैक्स किस चीज़ पे? 6 लाख की इनकम पे। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप 6 लाख की इनकम पे दे रहे हो या 6 लाख की रेवेन्यू पे दे रहे हो? थिंक अबाउट इट। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, आप मुझे बताइए, क्या वो अपने रेवेन्यू पे टैक्स देती है? थिंक अबाउट इट। यू आर एन इंडिविजुअल, ठीक है? मान लेते हैं कि आप एक कंपनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लेते हैं कि आप एक कंपनी है, वो कंपनी 1,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है। कितना? 1,000 करोड़ का। अब मैं उसके बाद हो सकता है 1 करोड़ का प्रॉफिट बताऊं या 1 रुपए का प्रॉफिट बनाऊं, और टैक्स किस पे लगेगा? पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
ठीक है, तो प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा ना भाई। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए वो प्रॉफिट ही नहीं होता, टैक्स नहीं लग रहा, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेशन लग रहा है। तो कुल मिला के आप एक चीज देखिए जरा कि हम रियल टैक्स 20% ये अजम्पशन से मान रहे हैं कि भाई जो इनकम है वो तो प्रॉफिट ही है, इसका मतलब जो रेवेन्यू है वही प्रॉफिट है। तो ये जो अजम्पशन है यहां पे कुछ फ्लॉ दिखता है। एक कंपनी 1000 करोड़ कमा के और जीरो, अपना बोल सकते भाई जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, नो टैक्सेशन, अब प्रॉफिट हुआ ही नहीं, पैसे नहीं दे पाए, बट मैं 6 लाख रुपए कमा लूं तो मेरी इफेक्टिव जो टैक्सेशन है वो तुरंत 20% पहुंच जाती है। और ये 20% के अलावा जो आप कहानी भूल रहे हैं वो ये है कि आप एक डेट साइकिल में फंस चुके हैं, एक फॉरएवर डेट साइकिल में, जहां पे पहले आपने एक एप्पल का आईफोन ले लिया क्योंकि आप चाइनीज मोबाइल से तंग हो चुके थे, आपने अपने पूरे इंस्टाग्राम, आपने स्नैपचैट सब जगह देखा, सबके पास एप्पल है, आपने भी ले लिया ईएमआई पे, नो कॉस्ट ईएमआई। आप फॉर्चुनेट होंगे तो आपके पास एचडीएफसी का, एसबीआई का कार्ड होगा। अगर आप नहीं है, जस्ट एंट्रेंट है, आपके पास नहीं है, आपने अपने दोस्त को बोला, उसने बोला यार मैंने तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर रखी है, मैंने खुद आईफोन ले रखा, तो आप क्या करेंगे? तो आप लेंगे वो 16% की किस्त वाला आईफोन, और जब तक आप उसकी किस्त खत्म करेंगे तब तक और 2-3 आईफोन आ चुके होंगे, सारे गैजेट्स पुराने हो चुके होंगे। तो आप ऑलरेडी डेफिसिट में हैं, उसके ऊपर से आप एक गाड़ी ले लें, मान लीजिए बाइक ले लेते हैं, और इमेजिन करिए बाइक की जगह कार ले लेते हैं, तो इमेजिन करिए कि रेंट में आपका 20,000 कर देता हूं, तो इमेजिन करिए कि आपकी जो डिवाइसेस हैं उसके प्राइस ज़्यादा है, आपने लैपटॉप और फ़ोन दोनों लिया। इमेजिन करिए आपकी कंपनी बोलती है कि भाई अपना लैपटॉप खुद लेके आओ, कैसे करोगे आप? बहुत सारी कंपनीज हैं जो बोलती हैं अपना लैपटॉप खुद लेके आओ, स्वेच्छा से अपना लैपटॉप लेके आओ, हम उन्हीं को हायर करेंगे, उन्हीं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे जिनके पास अपना लैपटॉप है, अपना लैपटॉप खुद लेके आओ। व्हाट अबाउट द अप्लायंसेस? हो सकता है आप किसी और सिटी में रह रहे हैं, हो सकता है कि आपको मन करे कि मैं एक एसी लगवा लेता हूँ, और मैंने एक चीज़ तो बिल्कुल कैलकुलेट नहीं की कि अगर गलती से आपने वहाँ पे एसी वाला फ्लैट ले रखा हो और गर्मियों में आपने एसी चला दिया 3-4 महीने, तो आपकी क्या हालत होगी, या फिर ठंड में आपने हीटर चला दिया तो आपकी क्या हालत होगी। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इशू कि ना हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती, ठीक है, ना हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, ना हमारा कोई टर्म लाइफ कवरेज है। तो ऑल अराउंड आप ये देखिएगा कि जो सेफ्टी नेट्स हैं भारत के, वो सेफ्टी नेट्स गरीबों के लिए हैं, बिल्कुल हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है आधार से। ऑन द अदर हैंड अमीरों के लिए टैक्स इंसेंटिव है, उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर वो डिफॉल्ट करने लगते हैं तो बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं वो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन करते रहती है, लोन माफी नहीं, एवरग्रीन करते रहती है। 6,000 करोड़ चाहिए, चलो 6,000 करोड़ और ले लो, ठीक है, और उस पिछले वाले को हम राइट ऑफ कर देते हैं, तो 6,000 कंटिन्यूसली मैं आपको पंप इन करता जाता हूँ, और एसेंशियली बुक कीपिंग के थ्रू किसी भी तरीके से मैं आपको पैसे दे रहा हूँ ताकि आपका बिजनेस सस्टेन रहे। बट एक नॉर्मल इन्फोसिस में, टीसीएस में काम करने वाले एम्प्लॉय के पास ऐसा क्या है? व्हाट इज द सेफ्टी नेट दैट दे हैव? और गलती से अगर कोई इमरजेंसी हो गई, एक सिंगल इमरजेंसी आपको 10 साल पीछे ले जा सकती है, सिंगल इमरजेंसी। एंड दैट इज द क्राइसिस दैट इंडिया फेसेस, कि हम आयुष्मान भारत कहते हैं, बट आपको यह समझना पड़ेगा कि जो 3 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख कमा रहा है, वो अपनी फैमिली को कोशिश करेगा कि भाई मैं उनको प्राइवेट बेस्ट ऑफ हेल्थ केयर दूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट खराब है, प्राइवेट अच्छा, मैं ये कहूंगा कि वो बेस्ट चाहते हैं। तो अगर उनको अच्छा एम्बियंस दिखेगा तो अपनी फैमिली को वहां रखना चाहेंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। और उसके कारण खर्च होंगे, वो खर्च कहाँ से देंगे? इंश्योरेंस नहीं है, सेविंग्स नहीं है, सेविंग्स का आपने रेट देख लिया, डेफिसिट में है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे मिडिल क्लास के पास आज कोई सेफ्टी नेट नहीं है, एक्सेप्ट कि अपने माता पिता के पास जाके आप कोई लोन मांगे, या अपनी पैतृक संपत्ति, आखिरी जो आपके पास सिक्योरिटी होती है वो होती है घर की ज्वेलरी हो गई या घर की कोई पैतृक संपत्ति हो गई। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि क्या आप इस एस्पिरेशनल मिडिल क्लास को नेक्स्ट मिलियनियर्स, नेक्स्ट बिलियनियर्स, नेक्स्ट मल्टी मिलियनियर्स बनाना चाहते हो, या आप धीरे धीरे उनको सिस्टमैटिकली ये सिखा रहे हो कि आप अगर गलती से इंडिया में रह गए तो अपने बच्चों को मत रखना। आप अगर अभी तक भी भारत को छोड़ सकते हो तो आप छोड़ दो, जिस तरीके से आईआईटीएंस ने छोड़ा, जिस तरीके से हमारे डॉक्टर्स ने छोड़ा, वो जाके अमेरिका में दे आर मेकिंग देयर लिविंग। बट प्रॉब्लम क्या है? वहां पे भी वो इमोशनल ट्रॉमा, फैमिली से डिटैचमेंट, वो सब कुछ हो रहा है। जहां पे कंपनीज डबल हो रही हैं, जीएसटी डबल हो रहा है, वहां पे कॉर्पोरेट्स हमारे साथ शेयरिंग करने के लिए क्यों नहीं तैयार है? नॉर्मल मिडिल क्लास के साथ ना गवर्नमेंट है ना कॉर्पोरेट है। तो एसेंशियली हो क्या रहा है? इस पूरे सिस्टम में ये हो रहा है कि हमारी सैलरीज फ्लैट हैं, हम कहीं से भी प्रोटेक्टेड नहीं है, और दिस इज द बिगेस्ट ड्रेन ऑफ इंडिया। यही इंडिया को कहीं ना कहीं दबा रहा है, क्योंकि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर हेल्थ, बैड पोल्यूशन, बैड रोड्स, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर तो आप रो सकते हैं, बट जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है वो ये है
कि आपका जो वेटिंग है, आप एक वोट बैंक नहीं हो, आपके लिए कोई वाउच नहीं कर रहा. देयर इज नो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव हु टॉक्स ऑन द बिहाफ ऑफ द मिडिल क्लास टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी कॉर्पोरेट. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप जरूर बताइएगा कि इसके लिए पूरे मिडिल क्लास को, एस्पिरेशनल इंडियंस को क्या करना चाहिए ताकि हम इस सिस्टम को किसी ना किसी तरीके से इंप्रूव कर पाए. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.